जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग पीवाईक्यू का क्लास नंबर 36 करने वाले हैं। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग काफ़ी मुख्य प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। बताइए मेरे साथी, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बी में है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, सी में है मेरे साथी यंत्रवत याद करना और डी में योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ए में क्या बोला है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। मेरे साथी केवल बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं करना है। इसी में बोला है यंत्रवत याद कराना, मतलब सेम टू सेम बच्चों को याद नहीं करवाना है, वहाँ के कॉन्सेप्ट को समझाना है ताकि बच्चा वहाँ पे बेहतर समझ विकसित कर सके। तो मेरे साथ ये भी नहीं होगा। डी में बोला है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण। देखिए योग्यता के आधार पर ना आपको बच्चा को नामांकित करना है और ना ही वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा। इसका सही जवाब होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है मेरे साथी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। बताइए मेरे साथी, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पूर्णतः अलग, बी में है स्वतंत्र, सी में है सन्निहित और डी में है मेरे साथी संबंधित नहीं। बताइए मेरे साथी, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोला है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बताइए मेरे साथी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है आप सभी साथी उसके जवाब को तलाशिए और ऑप्शन और कमेंट में लिखिए। देखिए मेरे साथी, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बी में है बच्चों को दंडित करना चाहिए, सी में है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांतों से बदल देना चाहिए और डी में है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है मेरे साथी। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई डाउट तो मेरे साथी बेंचक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। बताइए मेरे साथी, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बी में है प्रबलन पर केंद्रित है, सी में है अनुबंधन द्वारा अर्जित है और डी में है मेरे साथी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी यंत्रवत याद करने पर आधारित ये नहीं है, प्रबलन पर भी केंद्रित नहीं है, अनुबंधन द्वारा अर्जित ये भी इस पर भी ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कथन सही है हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, बी में अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, सी में अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, डी में अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए मेरे साथी, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया नहीं है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया भी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। सी में बोला है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, नहीं मेरे साथी ये भी गलत हो जाएगा।
डी में बोला अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो मेरे साथ ये ऑप्शन एकदम सही जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें क्या बोला है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? बताइए मेरे साथी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से सभी साथी सही जवाब तलाशिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, बी में है जन्मजात विशेषताएं, सी में है पर्यावरण प्रभाव और डी में है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए मेरे साथी, हमको बोला व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण मेरे साथ होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे साथी क्या बोला है? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? बताइए मेरे साथी, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बी में यह विद्यार्थियों को दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है। सी में यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। डी में यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ध्यान पर केंद्रित करता है। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हमको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में विकास जीवन पर्यंत होता है। मेरे साथ ये बात सही बोल रहा है। विकास परिवर्तनीय है या परिवर्त्य होता है, ये बात मेरे साथ ही सही है। ये बोला है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। मेरे साथ ये भी बात एकदम सही बोला जा रहा है और हमको तलाशना है नहीं। तो अब कौन बचा है? डी। तो डी ही हो जाएगा, लेकिन लोग पढ़ के देख लेते हैं। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। मेरे साथ ही विकास सार्वभौमिक है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ क्या दे दिया? नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमसे पूछा था मेरे साथ ही नहीं, और नहीं कहाँ पे मिल गया? नहीं मिल गया हमको ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए मेरे साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है? विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए मेरे साथी, क्या प्रभाव पड़ता है लगातार पुरस्कार देना और लगातार दंड देने से? देखिए मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में बोला है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। नहीं मेरे साथी, बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है? इसमें बढ़ जाती है। अब लगातार बच्चा को पुरस्कार दीजिएगा तो बच्चा में बाहरी अभिप्रेरणा क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर बोल रहा है इसमें बी में आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। नहीं मेरे साथी, इसमें कम जाती है। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या होती है? कम जाती है। और यहाँ पे क्या होती है मेरे साथी? बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। फिर हमारा सी में क्या बोल रहा है? यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। नहीं मेरे साथी, ये निपुणता पर नहीं, ये आपको प्रदर्शन आधारित पर ही प्रोत्साहित करता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर डी में क्या बोला जा रहा है? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। मेरे साथी देखिए, लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ये बात एकदम सही बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप बच्चा को लगातार मेरे साथ ही आप दंड देंगे या पुरस्कार देंगे तो उसमें क्या होता है? स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम हो जाती है। ठीक है, चलिए मेरे साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बताइए मेरे साथी, आप भी एक शिक्षक हैं, आप जटिल अवधारणाओं को किस प्रकार सहज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में है एक व्याख्या दे करके, बी में है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, सी में है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा और डी में है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा?
तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को इसका सही जवाब मिल चुका होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। ठीक है, चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आइए। मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? बताइए मेरे साथी, इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में दिया है शारीरिक दंड, बी में दिया है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सी में दिया है सतत एवं समग्र मूल्यांकन और डी में दिया है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे हमदम, इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मेरे साथी क्या बोला है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? बताइए मेरे साथी, यह किसका उदाहरण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए जेंडर पक्षपात, बी में जेंडर पहचान, सी में जेंडर संबद्धता और डी में जेंडर समरूपता। बताइए मेरे साथी, ये किस चीज का पहचान है? मेरे साथ ये है जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। इसमें क्या है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बताइए मेरे साथी, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए इन चारों में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, बी में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, सी में जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। देखिए मेरे साथी, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था आपको नहीं करना है, जेंडर पृथक खेल समूह भी नहीं बनाना है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, वैसी वैसी भूमिकाओं को भी महत्व नहीं देना है। इसमें क्या इसका बेस्ट जवाब हो जाएगा? तो बेस्ट हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ताकि बच्चा इसके सारे पहलुओं को अच्छे से समझ सके और अपना समझ विकसित कर सके। ठीक है, तब उन्हें समझ में आया कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, सबका मूल्य और सबका जो महत्व है समाज में बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस क्वेश्चन का जवाब किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दे दिया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो बताइए वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जॉन बी वाटसन, बी में है लेव वाइगोस्की, सी में है जीन पियाजे और डी में है मेरे साथी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेव वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। आइए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? बताइए मेरे साथी, जीन पियाजे साहब के कितने अवस्थाएं होते हैं? तो मेरे साथी जीन पियाजे साहब के 4 अवस्थाएं होते हैं। अब चारों अवस्थाएं का नाम क्या है? तो पहला को हम लोग बोलते हैं सेंसोरी मोटर, दूसरा को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, तीसरा को बोलते हैं हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा को बोलते हैं हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हमसे तीसरा स्टेज के बारे में पूछा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे साथी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, अब हमको बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को इन चारों में से कौन विशेषित कर रहा है। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, बी में है संरक्षण कक्षा समावेशन, सी में है आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, डी में है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है मेरे साथी, तो बताइए मूर्त संज्ञात्मक अवस्था को कौन विशेषित कर रहा है? मेरे साथी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संरक्षण कक्षा समावेशन। तो अब हम लोग थोड़ा सा इन तीनों ऑप्शन में भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये किसका विशेषता बता रहा है, ये किसको विशेषित करेगा। तो मेरे साथ ये ऑप्शन नंबर ए बोला है कल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ये आपको विशेषित कर रहा है मेरे साथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल स्टेज। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं
इसको साथ ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल स्टेज। ठीक है, फिर हमारा ये हो गया मूल संज्ञात्मक अवस्था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेरे साथी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सी में है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। तो हम लोग मेरे साथी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस स्टेज में बोलेंगे? तो मेरे साथी हम लोग इसको बोलेंगे संवेदी गामक में। किस में बोलेंगे? संवेदी गामक में। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंसोरी मोटर, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंसोरी मोटर। फिर चौथा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे साथ ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे साथ ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और मेरे साथी इसको याद करने का एक निमोनिक्स आप सभी साथी ध्यान में रखिएगा, SPCF। एस का मतलब होता है मेरे साथी सेंसोरी मोटर, पी का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल, सी का मतलब होता है कंक्रीट ऑपरेशनल और एफ का मतलब होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। इससे सभी साथी को हमेशा के लिए जीन पियाजे साहब के स्टेज याद रहेंगे। तो आशा करते हैं कि सभी साथी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए मेरे साथी हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे साथी क्या बोला है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या बोला है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि। बताइए मेरे साथी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? भाई हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षार्थी समूह में हमेशा अच्छा सीखता है। बी में है अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा गया है, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा गया है। सी में है इससे अध्यापकों द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने का अच्छे मौके प्रदान होते हैं। डी में बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो मेरे साथी हमको इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन जा रहा है बताइए? इसमें बोला गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब जाएगा मेरे साथ ही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए मेरे साथ ही क्या बोला है? बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किया गया। बताइए, बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन मेरे साथ किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सी में है महात्मा गांधी द्वारा और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बताइए मेरे साथी किसके द्वारा किया गया है? तो बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन मेरे साथी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं मेरे साथी हम लोग। इसमें क्या बोला है? एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बताइए मेरे साथी, एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है पढ़ाए जाने वाले विषय का गहन ज्ञान, बी में है एक सख्त अनुशासक, सी में है शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय और डी में है एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए। बताइए मेरे साथी, ये तो आपको सब सही लग रहा होगा। एक सख्त अनुशासक को छोड़ दीजिएगा तो ये आपको तीनों ऑप्शन सही लगेगा क्योंकि इसमें बोला है पढ़ाए जाने वाले विषय का गहन ज्ञान। तो मेरे साथ एक प्रभावी शिक्षक में ये होना चाहिए। इसी में शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय मेरे साथ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन आपको इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन तलाशना है तो क्या होगा? ये हो जाएगा एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला है? शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है। बताइए, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व इनमें से कौन होगा? इन चारों ऑप्शन में से बताइए। शिक्षा का उद्देश्य किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है मेरे साथी? किसके ऊपर दायित्व होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में अभिभावकों द्वारा, बी में अध्यापकों का, सी में शिक्षार्थियों का और डी में समाज का।
बताइए मेरे साथी, ये किसका दायित्व है, ये कौन निर्धारित करेगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समाज का। शिक्षा के उद्देश्य समाज का निर्धारण दायित्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 20 में क्या बोला है, सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए। बताइए मेरे साथी, आप सभी शिक्षार्थियों के गृह कार्य में क्या होना चाहिए कि बच्चों को अपना गृह कार्य करने में रुचि उत्पन्न हो, मतलब उसको मन लगे। बताइए गृह कार्य कैसा होना चाहिए मेरे साथी? ए में है एक समान स्तर के, बी में शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार, सी में केवल पुस्तक में से, और डी में पुस्तक के बाहर से। बताइए मेरे साथी कैसा गृह कार्य होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों को उसका अपना गृह कार्य करने में मन लगे, उसको काफी रुचि उत्पन्न हो। बताइए तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। इसमें क्या बोला है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई डैश के लिए। बताइए मेरे साथी, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है डैश के लिए, किसके लिए की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने हेतु, बी में ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, सी में सर्व शिक्षा अभियान की पूर्ति हेतु, डी में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में अपव्यय रोकने हेतु, अपव्यय रोकने हेतु। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए मेरे कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई डाउट, मेरे साथी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी साथी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके मेंशन करिए। ठीक है, 22 में देखिए, विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है। बताइए मेरे साथी, विद्यालय अपने कार्यक्रम की सहायता से शिक्षार्थियों की कैसी मदद करता है, किस चीज में मदद करता है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृति ग्रहण करने में, बी में संस्कृति का विरोध करने में, सी में अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करने में, डी में उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। बताइए मेरे साथी, तो अन्य संस्कृति की उपेक्षा करने में तो ये तो कतई नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन देखते काटना है। संस्कृति का विरोध करने में मेरे साथी किसी भी संस्कृति का विरोध नहीं करना है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट जाएगा। अब बताइए दो ऑप्शन बचे हैं ए और डी, इनमें से कौन सही होगा? तो मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संस्कृति ग्रहण करने में विद्यालय अपने कार्यक्रम की सहायता से शिक्षार्थियों को मदद करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, सॉरी 23 में आइए। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 23 में क्या बोला है, देखिए प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है। बताइए मेरे साथी, प्रदर्शन प्रभाव का क्या अर्थ होता है? प्रदर्शन प्रभाव का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में विज्ञापनों का प्रभाव, बी में उपयोग की नकल का प्रभाव, सी में मनोरंजन का प्रभाव, और डी में प्रयोग का प्रभाव। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयोग की नकल का प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ होता है उपयोग की नकल का प्रभाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। इसमें बोला शिक्षार्थी सुस्त होते हैं। बताइए मेरे साथी, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं किस चीज में? आप किस तरीके का शिक्षण विधि अपनाएंगे कि वहाँ शिक्षार्थी आपके सुस्त हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रोजेक्ट विधि में, खोज विधि में, सी में है व्याख्यान विधि में, और डी में है प्रश्नात्मक अन्वेषण विधि में। तो मेरे साथी जहाँ पे आप बच्चा से प्रश्न उत्तर करेंगे वहाँ तो बच्चा एकदम जागृत रहेगा, आपके साथ सक्रिय रहेगा। तो मेरे साथ ये तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे साथी यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बोला है खोज विधि में, तो मेरे साथी जहाँ भी खोज विधि का प्रयोग होगा बच्चा वहाँ पे सक्रिय रहेगा, तो ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि में बच्चा क्या होगा, सक्रिय रहेगा। और यहाँ बोल रहा है सुस्त, तो सुस्त किस में हो जाएगा? व्याख्यान विधि में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। इसमें क्या बोला है, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। बताइए मेरे साथी, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है तो इसमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? बताइए। तो ए में है एक भ्रमण हेतु, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। भ्रमण हेतु मेरे साथ ये बात सही है, बच्चा को घूमने घुमाने के लिए भी किया जाता है, तो ये भी बात ऑप्शन नंबर सही जाएगा। बी में है अन्य लोगों को कार्य करने हेतु, अन्य लोगों को कार्य करते हुए देखने हेतु। मेरे साथ सही बात है, आप बच्चा को जब ले जाएंगे कहीं भी भ्रमण कराने के लिए तो बहुत सारे लोग जो अपना काम कर रहे हैं तो आप बच्चों को दिखाएंगे कि देखिए ये खेती का काम कर रहे हैं, ये किसानी का काम कर रहे हैं, तो बच्चा वहाँ पे बेहतर समझ विकसित करते हैं। तो मेरे साथ ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ए भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा, बी भी सही होगा।
अब सी में क्या बोला है, क्रिया का अर्थ जानने हेतु। मेरे साथी क्रिया का अर्थ कहने का मतलब होता है कोई भी वहाँ पे काम हो, कोई भी एक्शन हो, उस चीज़ के बच्चा वहाँ पे अच्छा से उसका अर्थ समझ पाएगा और उसको जस्टिफाई कर पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी में बोला उपरोक्त सभी। तो बताइए मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइए मेरे साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, ग्रीक कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी, बताइए मेरे साथ ही ग्रीक कार्य देने का क्या लाभ है, इससे शिक्षार्थी को क्या फायदा होगा, इससे विद्यार्थी को क्या फायदा होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में घर पर व्यस्त रहते हैं, मेरे साथ ही घर पर व्यस्त रखने के लिए क्या गृह कार्य दिया जाता है, तो ऐसा ऑप्शन मेरे को देखते काटना है। बी में क्या घर पर पढ़ते हैं, तो मेरे साथ ही बात सही है, घर पर पढ़ते हैं, ये आप थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं, लेकिन हम लोग और पॉजिटिव देखते हैं। सी में उनकी तरक्की का आकलन किया जा सके, देखिए मेरे साथ ही उनकी तरक्की का आकलन करने के लिए गृह कार्य इसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डी में क्या है, स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके, तो मेरे साथ ही घर पर पढ़ते हैं, उससे बेस्ट ऑप्शन कौन जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके, इसलिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में चले। आइए मेरे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमको इन चारों ऑप्शन में से अधिगम के विषय में सही कथन तलाशना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला है, बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कि कोई अधिगम नहीं हुआ है। बताइए मेरे साथी, जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक वो सही कहाँ से करेगा। तो बताइए जब बच्चा गलती करता है तो आपको क्या लगता है कि अधिगम नहीं हो रहा है। मेरे साथी वहाँ पे अधिगम हो रहा है तभी तो बच्चा गलती कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई अधिगम नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। फिर ये बोला अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला है। तो मेरे साथ ये एकदम बात सही बोला है, क्योंकि हम यहाँ पे हम चलेंगे अगर ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ बोल रहा है कि अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। तो ये ऑप्शन एकदम सटीक बैठ रहा है और एकदम सही बात बोल रहा है। मेरे साथी आप लोग भी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये चीज को फॉलो करके पढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि बच्चा अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन हम लोग और ऑप्शन देखते हैं, कहीं से भी कहीं बेस्ट ऑप्शन हो। इसमें बोला है अधिगम के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। नहीं मेरे साथी, किसी भी स्तर पर अधिगम संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बोला अधिगम मूलभूत रूप से एक मानसिक गतिविधि है। नहीं मेरे साथ सिर्फ एक मानसिक गतिविधि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर, आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। देखिए मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है, बताइए मेरे साथी, आप लोग भी शिक्षक है, आप लोग जब अपने क्लास में पढ़ाते होंगे तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाएं हाथ से भी लिखते होंगे। तो यहाँ कहा गया है कि यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम भी है, जो बच्चा बाएं हाथ से लिखता है वो अच्छे से उस हाथ से काम करने में सुगम भी है, तो उसे आप किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे। आप एक शिक्षक है, आपका क्या प्रतिक्रिया होगा। तो मेरे साथ आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है हतोत्साहित करना चाहिए। मेरे साथ ही कभी भी उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो जिन हाथ से भी लिखे। ठीक है, बी में है बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए। मेरे साथी वो तो बाएं हाथ से ऑलरेडी लिख ही रहा है, तो फिर आप उसे बाएं हाथ से क्यों लिखवाएंगे। ठीक है, सी में उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। मेरे साथी ये बात सही बोला जा रहा है, उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए, जैसा वो काम करने में सुगम है आप उससे उसी रास्ते में उसको प्रेरित करिए कि हाँ ठीक है आप बाएं हाथ से ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डी में बोला चिकित्सा सहायता लेने हेतु भेजा जाना चाहिए। मेरे साथी इसमें चिकित्सा सहायता लेने की क्या आवश्यकता है, बच्चा बाएं हाथ से लिखे चाहे दाएं हाथ से लिखे। ऑप्शन नंबर बोला है चिकित्सा सहायता लेने हेतु भेजा जाना चाहिए, तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना है, उसे जिस हाथ से भी लिखने का मन हो, वो जिस हाथ से लिखने में सक्षम है उसे लिखने दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए, साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, यदि अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को खराब कपड़े पहने पाते हैं तो आप क्या करेंगे। बताइए मेरे साथी, आप एक शिक्षक है, ठीक है, आपके क्लासरूम में कोई बच्चा गंदा कपड़ा पहन करके आएगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप उसे क्या कहेंगे, यही बात इस क्वेश्चन में जवाब देना है। यहाँ बोला है शिक्षार्थी को कक्षा में उपस्थित न रहने को कहेंगे,
बताइए मेरे साथी, ऐसा आप करेंगे क्या? बताइए। आप बच्चा को परामर्श देंगे कि बाबू जो भी कपड़ा है कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से धो करके साफ करके पहन के आइए। लेकिन आप ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं कि शिक्षार्थी को कक्षा में उपस्थित न रहने को कहेंगे। आप अगर ऐसा करेंगे मेरे साथी तो आप अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना ही नहीं है। नहीं तो बच्चा फिर क्या होगा, उसका पढ़ाई से मन हटने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हमको स्कूल में बेइज्जत किया जाता है, हमको मान सम्मान नहीं दिया जाता है, मेरे व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ पे बच्चा क्या होगा, स्कूल से हटने लगेगा, उसका पढ़ाई से मन भागने लगेगा। तो इस तरीके से उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। बी में उसका मजाक उड़ाएंगे मेरे साथ, उसका मजाक भी नहीं उड़ाना है। उसका मजाक उड़ाइएगा तो उसके मन में हीन भावना आ जाएगी, ठीक है। इसी में उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे मेरे साथ, ये बात सही है। आप उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे, उसको आप बोलेंगे कि आप कपड़ा को साफ सुथरा करके पहन के आइए। क्योंकि यहाँ क्या बोला है, खराब कपड़े पहने। खराब कपड़ा कहने का मतलब होता है गंदा कपड़ा भी हो सकता है, मैला कपड़ा भी हो सकता है, समझे। तो आप वहाँ पे उसे साफ कपड़ा पहनने के लिए परामर्श देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही जाएगा। डी में उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, नहीं मेरे साथ उसकी ओर ध्यान देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आइए मेरे साथी, आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें बोला है खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि, बताइए मेरे साथी, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्यों, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए में शैक्षिक प्रक्रिया मनोरंजन बनाने के लिए, बी में बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु, सी में शिक्षा को अधिक गतिविधि आधारित बनाने हेतु, डी में शिक्षा में खेल गतिविधियों के महत्व को उजागर करने हेतु। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथी, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि बालकों की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो बताइए मेरे साथी, सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा। मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी साथियों को आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले सभी साथी कमेंट करके बताइए कि उनका 30 में कितना सही सही स्कोर आ रहा है, ठीक है मेरे साथियों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।